हेलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करता हूं मैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, खासकर उन बच्चों के लिए जो बीटेक थर्ड सेमेस्टर में है और उनका अभी एग्ज़ाम होने वाला है जिसका कोड की ME 301 है। तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक। तो दोस्तों, इस थर्मोडायनेमिक को मैं किस तरीके से आगे आने वाली वीडियो में आपको पढ़ाऊँगा उसके बारे में ये वीडियो है। तो जैसा कि आपको पता है, पिछली बार भी एग्ज़ाम हुआ था लास्ट ईयर, वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा हार्ड आया था। हार्ड मीन टू से उसमें न्यूमेरिकल्स भी आए थे। तो इस बार मैं क्या करने वाला हूँ कि जितने भी कॉन्सेप्ट वाइज हैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा और समझाने के बाद न्यूमेरिकल भी आपको कराऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर ही ये देखो सिस्टम आता है तुम्हारा। कंट्रोल वॉल्यूम में किस तरीके से डेरिवेशन करते हैं वो, सराउंडिंग, बाउंड्री, ठीक है। फिर यूनिवर्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ सिस्टम, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। और देखो यहाँ पर गैस लॉ क्या होता है, आइडियल गैस क्या होता है, आइडियल गैस लॉ, रियल गैस क्या होती है, ठीक है, और लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स, प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ये सब हमारा ना यूनिट फर्स्ट में है दोस्तों। यहाँ पर देखो आप और भी देख सकते हो कि माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक अप्रोच कौन सी होती है, मैक्रो माइक्रो, ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों जितने भी हम थर्मोडायनेमिक स्टडी करते हैं वो इन दोनों अप्रोच के बेस पर ही हम करते हैं, ठीक है। और हमको कैसे पता चलता है कि माइक्रोस्कोपिक या फिर मैक्रोस्कोपिक अप्रोच लगानी है कोई भी सिस्टम की स्टडी करने के लिए, वो हमें कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम से पता चलता है। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पर देखो आपको पता ही होगा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम तो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये भी हम इस बारे में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम लोग स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे, स्टेट क्या होता है, ठीक है, प्रॉपर्टी क्या होती हैं। और देखो यहाँ इधर अगर आप देखो तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ये दोनों चीज़ के लिए पढ़ेंगे हम, फ्लो प्रोसेस के लिए और नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए भी, यानी कि स्टडी स्टेट कंडीशन के लिए और अनस्टडी कंडीशन के लिए, दोनों चीज़ के लिए हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। और यहाँ पर डेरिवेशन भी करेंगे कुछ, मतलब जो आपका डेरिवेशन ज़्यादातर आता है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के ऊपर डेरिवेशन आता है, स्टडी स्टेट स्टडी फ्लो प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पर इसके आपको वो भी देखने को मिलते हैं, इसके एप्लीकेशंस कौन कौन से हैं, जैसे तुम्हारा कौन कौन सा हो गया, वो सब एप्लीकेशन के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। जितनी भी एप्लीकेशन होती हैं, थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्या होती है ना, कंप्रेसर क्या होता है, टरबाइन क्या होती है, तो जिसके लिए हम स्टडी स्टेट फ्लो इक्वेशन लगाते हैं वो चीज़, और उसके एप्लीकेशंस भी देखेंगे। यहाँ अगर आप बात करें तो एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको इस बारे में भी डिस्कस करेंगे हम लोग। रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब कुल मिला के ये जितना भी देखो हीट एंड वर्क, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हीट एंड वर्क, ये भी आपके अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो पेपर में ये भी पूछ लिया जाता है कि PMMI मतलब ये क्या है, PMM1, है ना, इसको भी मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊँगा। और सबसे बड़ी बात, ये किस लॉ को वायलेट करता है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे फर्स्ट लॉ के हम लोग। तो दोस्तों देखिए कि सबसे पहले हमें थर्मोडायनेमिक के बारे में पता होना चाहिए कि थर्मोडायनेमिक में हम बेसिकली पढ़ते क्या है, उसके बाद ही तो हम सिस्टम की बात कर पाएंगे। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले थर्मोडायनेमिक को हम देखें तो आप सभी को ऑलरेडी पहले से पता है, कोई नई बात नहीं है, ये सबको आपको पता होगा कि थर्मोडायनेमिक में हम लोग हीट एंड वर्क की स्टडी करते हैं, ठीक है, और उसके इफ़ेक्ट जो पढ़ते हैं, जो भी इफ़ेक्ट है ना, उनके बारे में देखते हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन क्या होगी फिर, कि थर्मोडायनेमिक इज़ द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। ये क्या है, साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। अब एनर्जी किस फॉर्म में ट्रांसफ़र हो सकती है दोस्तों, या तो हीट की फॉर्म में ट्रांसफ़र होगी या तो वर्क की फॉर्म में ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। एंड इट्स इफ़ेक्ट, और उसके इफ़ेक्ट कहाँ कहाँ पड़ रहे हैं, प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, कौन सी प्रॉपर्टी के ऊपर उसके इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं, इन सब चीज़ के बारे में हम लोग थर्मोडायनेमिक में पढ़ते हैं। तो ये तो सिंपल सी डेफिनेशन है थर्मोडायनेमिक की, और ये आप सभी को ऑलरेडी पहले से पता होगी, ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो हमारा मेन चीज़ क्या है, हमारा मेन चीज़ है सिस्टम। तो सबसे पहले हम सिस्टम को देखते हैं, सिस्टम क्या है। तो दोस्तों देखो यहाँ पर हम लोग ने ये सिस्टम बनाया है, ठीक है, ये मान लो हमारे पास ये एक सिस्टम है,
और इस चीज़ के बारे में हम लोग जानना चाह रहे हैं, यानी कि इस चीज़ की हम स्टडी करना चाह रहे हैं। तो सिस्टम की सबसे सिंपल डेफिनेशन यही है कि वाट एवर वी वांट टू स्टडी, जिस भी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ना चाहते हैं वो सिस्टम हो गया। सपोज दैट हमारे पास ये है, ये क्या है, मार्कर है। अगर मैं इस मार्कर के बारे में पढ़ना चाहता हूँ, स्टडी करना चाहता हूँ, तो ये सिस्टम हो गया हमारे लिए, ठीक है। अब मार्कर के बाहर जो जितनी भी चीज़ है वो सराउंडिंग हो गई। अब मार्कर की ओवर बाउंड्री जो है ये बाउंड्री होगी, बाहर बाहर का एरिया जो होता है, ठीक है। ये सिंपल सा एक एग्जांपल आप समझ सकते हो। देखो मेन चीज़ इसमें क्या है, रिक्वायरमेंट। किसी भी सिस्टम के लिए बनने के लिए, सिस्टम बनने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर। पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर। इससे क्या मतलब है, कोई भी एक सर्टेन क्वांटिटी होनी चाहिए मैटर की, क्योंकि अपना यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी मैटर्स, मतलब टेनी पार्टिकल से मिलकर बना है ना मैटर। तो कोई भी मैटर होना चाहिए, ठीक है। और ये नहीं कि मैटर है तो मैटर तो भाई पूरा बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा ना, हर जगह मैटर ही मैटर है। अपने आजकल आप अगर देखो अपने आसपास हर जगह मैटर ही मैटर है। तो मैटर कैसा होना चाहिए, बाउंड्री उसकी फिक्स होनी चाहिए, यानी कि कुछ तो हो, बाउंड्री तो होनी ही चाहिए मैटर के अंदर। ये नहीं कि इतनी बड़ी बड़ी मतलब बहुत सारा अगर हम फिक्स ही नहीं करेंगे तो हम किस चीज़ की स्टडी करेंगे, समझ रहे हो ना। तो बाउंड्री बहुत ज़रूरी है। तो सिस्टम में हमने क्या समझा कि वाट एवर वी वांट टू स्टडी, हम जो भी हम लोग पढ़ना चाहते हैं वो सिस्टम हो गया हमारा। और सिस्टम के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है, कौन सी चीज़ होनी चाहिए। पहली चीज़ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर, मैटर की थोड़ी बहुत क्वांटिटी होनी ही चाहिए, ठीक है। और ये नहीं कि बहुत सारी मतलब वो कोई उसकी बाउंड्री ना हो, एक बाउंड्री होनी ज़रूरी है, ठीक। तो ये होता है हमारा सिस्टम। चलिए अब हम नेक्स्ट बाउंड्री की तरफ बढ़ते हैं। बाउंड्री होती क्या है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो सिस्टम था और सिस्टम को ये डिवाइड जो देख रहे हो, ये जो लाइन है ब्लैक ब्लैक्स, ये क्या हमारी बाउंड्री है, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट ही तो कर रही है, तो ये हमारी बाउंड्री हो गई। अब इसको देखो मैंने किस तरीके से लिखा है वो देखिए कि इट इज़ द कॉन्टैक्टिंग सरफेस। ये कैसी सरफेस है, ये कॉन्टैक्टिंग सरफेस है विच सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, जो कि सेपरेट करती है सिस्टम को किससे, सराउंडिंग से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो इट नाइदर हैव एनी मास, इसका कोई मास नहीं होता, और ऑक्यूपाई एनी वॉल्यूम इन स्पेस, और कोई भी वॉल्यूम स्पेस में ऑक्यूपाई नहीं करता। खुद सोचिए, सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रही है, वो क्या हो गया, हमारा बाउंड्री हो गया, ठीक है। इसका कोई मास तो होगा नहीं, होगा तो नेग्लिजिबल होगा, हमें क्या मतलब उस चीज़ से, तो वही है। इट कैन बी रियल और इमेजिनरी, बाउंड्री रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। और दोस्तों क्या है, इट कैन बी फिक्स्ड और मूविंग, ये फिक्स भी हो सकती है, मूविंग भी हो सकती है। ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है, बेसिकली बहुत सिंपल है ये। देखो मेन चीज़ आपको क्या याद रखनी, पेपर में पूछ लेते हैं कि एडियाबेटिक क्या होता है, जिसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है, ये बात आपको याद रखनी है। और क्या याद रखना है, डाइथर्मिक, डाइथर्मिक क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र इज पॉसिबल, जिसमें हीट का ट्रांसफ़र हो सकता है। ये सिंपल से टॉपिक्स थे, आपको याद रखना है। अगर हम सराउंडिंग की बात करें तो सराउंडिंग मैंने क्या बताया कि सिस्टम के बाहर जो भी चीज़ है वो सराउंडिंग में आती है, तो वही लिखा है देखो मैंने यहाँ पर, एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। सिस्टम के बाहर जितनी भी चीज़ है वो सराउंडिंग हो गया। अच्छा यूनिवर्स की अगर हम बात करें तो यूनिवर्स क्या हो गया फिर, सिस्टम प्लस सराउंडिंग यूनिवर्स बन जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा सिस्टम क्या होता है, बाउंड्री क्या होती है और सराउंडिंग क्या होती है। अब हम क्या बात करने वाले हैं, अब हम एक चीज़ देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि टाइप्स ऑफ सिस्टम। दोस्तों देखो इसको एक अच्छी तरीके से समझिए कि पहला हमारा टाइप क्या है, क्लोज सिस्टम। पहला क्या है हमारा, क्लोज सिस्टम, ठीक है। क्लोज सिस्टम जिसको हम कंट्रोल मास सिस्टम भी बोलते हैं। अब आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है इसमें कि कंट्रोल मास सिस्टम इसको क्यों बोलते हैं, क्लोज सिस्टम को। तो आप एक इस चीज़ को देखिए, हमारे पास ये सिस्टम है, ठीक है। अब सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है, क्लोज सिस्टम क्या है, एनर्जी का ट्रांसफ़र तो हो सकता है बट मास का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, इसीलिए इसको कंट्रोल मास सिस्टम बोलते हैं। अगर इसको एग्जांपल से अगर हम देखें, मान लो हमारे पास ये प्रेशर कुकर है और हमने नीचे क्या लगाई, आग लगाई हुई है, ठीक है। और इसमें मैंने क्या कर दिया, कुछ ना कुछ
क्या डाल दिया, पानी डाल दिया या फिर कुछ भी डाल दिया गर्म करने के लिए, दाल पका रहा हूँ, कुछ भी पका रहा हूँ, तो आप एक चीज़ देख सकते हो, अगर मैं उसका ढक्कन लगा दूँ तो मैं ऊपर से कोई भी चीज़ ऐड नहीं कर सकता, यानी कि मास एंटर नहीं हो सकता और ना ही मास निकल सकता है उसमें से। बट आपने देखा होगा हीट तो निकलती रहती है ना, तो वही चीज़ है यहाँ पर कि नो मास कैन एंटर और लीव द सिस्टम। सिस्टम में से कोई भी मास ना एंटर हो सकता है ना लीव कर सकता है, जिसका मतलब क्या हुआ, नो मास ट्रांसफ़र बट एनर्जी कैन टेक प्लेस। मास का ट्रांसफ़र नहीं होता है बट एनर्जी का ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, और क्या है देखो, इसमें जो क्या है मेन चीज़ क्या है, मास, टोटल मास क्या है, फिक्स रहता है। ये तो सिंपल सी बात है, आपको पता चल गई। देखो मेन ये चीज़ है कि मास प्लस आइडेंटिटी जो इसके अंदर होती है वो फिक्स रहती है। अब देखो इसका मतलब क्या है, अब आप मुझे खुद बताइए, अगर मैं इस कुकर के अंदर है ना या फिर सिस्टम के अंदर कोई भी चीज़ पहले से अगर इसमें मौजूद है, दाल है या फिर कुछ भी है, तो रहेगी तो दाल ही ना वो, अगर हमने पकाई तो। ये तो एग्जांपल है एक छोटा सा, कोई उसकी आइडेंटिटी चेंज तो नहीं होगी ना। ऐसा तो नहीं दाल की जगह पानी बन जाए, नहीं होगा ना, दाल की जगह आलू बन जाए, नहीं होगा ना। यानी कि आइडेंटिटी सेम रहेगी, मास भी सेम रहेगा और आइडेंटिटी भी सेम रहेगी। ये चीज़ आपको याद रखना है क्लोज सिस्टम के केस में। ठीक है, ये तुम्हारी छोटी सी नई बात होगी। और एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो एनर्जी होगी, मैंने आपको पहले ही बताया था, थर्मोडायनामिक एनर्जी किस फॉर्म में होगी हमारी, या तो हीट की फॉर्म में होगी या फिर वर्क की फॉर्म में हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अब हम देखते हैं ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम को हम कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम, वो देखिए। ओपन सिस्टम हमारे पास ये है, मान लो, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सिस्टम है। अब इस सिस्टम को देखिए दोस्तों, यहाँ क्या हो रहा है, मास का ट्रांसफ़र हो रहा है और एंटर भी हो रहा है मास का। इसी तरीके से एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो रही है और एनर्जी का एंटर भी हो रहा है। तो यानी कि ऐसे सिस्टम जिसमें मास का ट्रांसफ़र भी हो सकता है और एनर्जी का ट्रांसफ़र भी हो सकता है, ठीक है, और एंटर भी हो सकता है, तो वो क्या हुआ, हमारे ओपन सिस्टम में आते हैं। तो इसमें कुछ 2-3 पॉइंट लिखे हैं मैंने, क्या है कि बोथ मास एंड एनर्जी ट्रांसफ़र कैन प्लेस। ठीक है, मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफ़र हो सकता है, मास ट्रांसफ़र ज़रूरी है इसमें। और आइडेंटिटी कैन नॉट बी फिक्स्ड। आइडेंटिटी दोस्तों इसमें फिक्स नहीं होती, क्योंकि जब ओपन ही है, ऊपर से हम चीनी डाल सकते, कुछ भी मतलब मास डाल सकते हैं ना उसमें, आइडेंटिटी चेंज कर सकते हैं ना। तो ये समझने वाली बात थी आपको इसमें, बस और कुछ नहीं। ये तो सिंपल सा है, आपको ऑलरेडी आपने पढ़े होंगे। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है कि आइडेंटिटी कैन नॉट बी फिक्स्ड, और वहाँ पर क्लोज सिस्टम में आइडेंटिटी फिक्स रहती है। चलिए लास्ट अब हम बात कर लेते हैं आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों देखिए, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, यहाँ पर देखो ये है हमारे पास, यहाँ पर एनर्जी, मास का ट्रांसफ़र भी नहीं होता और एनर्जी का ट्रांसफ़र भी नहीं होता। और एनर्जी किस फॉर्म में लेते हैं, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, वर्क और हीट की फॉर्म में लेते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर है, देखिए कि नाइदर मास और एनर्जी विल ट्रांसफ़र फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस विद इन द आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मास और एनर्जी का ट्रांसफ़र तो नहीं हो रहा, बट केमिकल रिएक्शन तो हो सकती है ना। मान लो हमारे पास ये सिस्टम है, सिस्टम के अंदर कुछ भी हो सकता है ना, केमिकल रिएक्शन सिस्टम के अंदर तो हो सकती है ना। बाहर एनर्जी नहीं जा रही है, बाहर से कोई भी चीज़ अंदर नहीं आ रही है, बट जो सिस्टम के अंदर जो भी चीज़ ऑलरेडी प्रेजेंट है, उनके अंदर केमिकल रिएक्शन हो सकती है ना विद इन द सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है आपको। अगर मैं इसमें एग्जांपल की बात करूँ तो थर्मोफ्लास्क हो गया। थर्मोफ्लास्क आपने देखा होगा, बोटल्स होती है जिसमें पानी वगैरह गर्म कर लेते हैं हम लोग, चाय वगैरह रख लेते हैं। ठीक है, तो थर्मोफ्लास्क आइसोलेटेड सिस्टम हम बोल देते हैं, बट परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होता। क्यों, आपने नोटिस किया होगा कि जो थर्मोफ्लास्क की बोतल वगैरह होती हैं, अगर हम उसमें पानी गर्म करके भी रख दें तो कभी ना कभी तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बात आता ही है, मतलब कभी ना कभी पानी ठंडा होता ही होता है ना। ऐसा नहीं हमेशा गर्म रहेगा, नहीं ना, तो वो आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होगा। यानी कि हीट कहीं ना कहीं निकलती रहती है, ये सोचने वाली बात है। बट फिर भी हम इसको थर्मोफ्लास्क लिख लेते हैं आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर। लेकिन परफेक्ट एग्जांपल ये बात करें तो यूनिवर्स है, क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग के अंदर यूनिवर्स रहता है और ये कभी चेंज नहीं होता। ठीक है ना,
तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक अप्रोच के बारे में। देखो, हम ये अप्रोच क्यों पढ़ते हैं, हमें इस अप्रोच को, ये भी तो हमें समझना ज़रूरी है ना। तो देखिए दोस्तों, जब भी हमारे पास कोई भी सिस्टम होता है और उस सिस्टम की हम स्टडी करते हैं, ठीक है, अगर हम कोई भी सिस्टम है और इस सिस्टम की स्टडी करना चाह रहे हैं तो हम उसमें मैक्रोस्कोपिक अप्रोच लगाएं या तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच लगाएं। कौन सी अप्रोच लगाते हैं, वो चीज़ किस तरीके से हमें पता चलती है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या होती है। तो जैसा कि आपको माइक्रो नाम से ऑलरेडी समझ आ रहा है कि माइक्रो मतलब क्या होता है, वेरी स्मॉल, बहुत छोटी छोटी जो चीज़ होती हैं वो माइक्रो में आती हैं, ठीक है। और इसी अप्रोच को हम स्टैटिकल अप्रोच भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। तो अगर हम माइक्रो की बात करें, मान लो हमारे पास ये सिस्टम है हमारा और इसके बारे में हम स्टडी करना चाहते हैं। तो देखिए, मॉलिक्यूल्स ये भी अंदर प्रेजेंट होते हैं सिस्टम के अंदर ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ही तो होते हैं। मैंने आपको किस सिस्टम में क्या बताया था, सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर की छोटी सी क्वांटिटी होनी चाहिए, वो सिस्टम कहलाता है, जिसके बारे में हम स्टडी करना चाहते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम क्या करते हैं, मॉलिकुलर लेवल पे बात करते हैं कि स्टडी करेंगे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की, अलग अलग मॉलिक्यूल्स की अगर हम स्टडी करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमारा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ना हमको। तो वही है कि हम माइक्रोस्कोपिक में मॉलिक्यूल्स की लेवल तक स्टडी करते हैं, मॉलिकुलर लेवल पर। तो वही देखो, मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि इन दिस अप्रोच, मतलब माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में क्या करते हैं हम लोग, इन दिस स्टडी इंडिविजुअल बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज टेकन इनटू अकाउंट। इंडिविजुअल बिहेवियर से मतलब क्या है कि कौन कौन से अलग अलग, इसका बिहेवियर अलग होगा मॉलिक्यूल्स का, इसका बिहेवियर अलग होगा, है ना। अलग अलग मॉलिक्यूल्स की हम स्टडी करेंगे माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम मॉलिकुलर लेवल पर स्टडी करते हैं, जबकि अगर हम मैक्रो का मतलब क्या होता है, बड़ा, यानी कुछ ना कुछ लार्ज पार्ट होगा, है ना। और इसको हम क्लासिकल अप्रोच भी बोलते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इन दिस स्टडी एवरेज बिहेवियर ऑफ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर। देखो, सर्टेन क्वांटिटी होनी चाहिए मैटर की, सिस्टम की, यानी कि सिस्टम क्या रहा है, इज टेकन इनटू अमाउंट। यहाँ पर हम मॉलिकुलर लेवल पे स्टडी नहीं करते हैं, बेसिकली एवरेज बिहेवियर देख लेते हैं सिस्टम का, कि क्या एवरेज बिहेवियर है, उस तरीके से हम स्टडी करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि माइक्रोस्कोपिक में हम मॉलिकुलर लेवल पर स्टडी करते हैं, जबकि मैक्रोस्कोपिक पर हम एवरेज बिहेवियर ले लेते हैं, ठीक है। और अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, दिस अप्रोच इज़ ओनली सूटेबल लो डेंसिटी सिस्टम। ये किसके लिए सूटेबल होती है, लो डेंसिटी सिस्टम के लिए, ठीक है, जिसकी डेंसिटी कम हो, यानी कि मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट हैं ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में ना हो। डेंसिटी का मतलब क्या है, लो डेंसिटी मतलब कम कम मॉलिक्यूल्स हो, तभी तो थोड़ा इजी हो सकता है हमारे लिए। इसलिए यहाँ पे हम सॉलिड के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं, लिक्विड या फिर गैस की देख लेते हैं माइक्रोस्कोपिक में, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, लो डेंसिटी होनी चाहिए। जबकि इधर अगर हम बात करें तो इधर क्या है हमारा मैक्रो में, इट इज़ ईजी टू अप्लाई इन आवर स्टडी। ये बहुत सरल होता है ना माइक्रोस्कोपिक, क्योंकि इसमें अलग अलग हमें मॉलिक्यूल्स की स्टडी नहीं करनी पड़ती है, एवरेज बिहेवियर ले लेते हैं, इसीलिए ईजी होती है ये। और क्या होता है, आवर कोर्स वर्क इज़ बेस्ड ऑन मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। इसीलिए हम जितने भी देखते हैं ज़्यादातर हम मैक्रोस्कोपिक अप्रोच ही लगाते हैं, तो वही लिखा है। और दोस्तों देखिए यहाँ क्या है, इट इज़ सूटेबल फॉर हाई एल्टीट्यूड रीजन, यानी कि प्रेशर कम होना चाहिए, वहाँ सूटेबल है ये मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो दोस्तों, हमें कैसे पता चले कि हम कौन सी अप्रोच लगाएं, है ना। बेसिकली हमें कैसे पता चले कौन सी अप्रोच लगाएं हम लोग, तो इसी के लिए यहाँ पर एक आता है कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम। इसकी मदद से हमको पता चलता है कि हम सिस्टम के अंदर माइक्रोस्कोपिक अप्रोच लगाएं या तो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच लगाएं, पढ़ने के लिए, उसकी स्टडी करने के लिए। तो वो हम किससे पता चलता है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम से। तो वही देखो मैंने क्या लिखा है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम में अगर सिंपल डेफिनेशन की अगर बात करूँ तो मैंने लिखा है टू फाइंड द क्वांटिटी एट लीस्ट
कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, एवरेज बिहेवियर क्या होना चाहिए। यहाँ मैंने क्या बताया कि एवरेज बिहेवियर लेते हैं। अब एवरेज बिहेवियर में कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए वो भी तो पता होना चाहिए, वो इससे पता चलता है हमारा। तो इसका मतलब क्या हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम का, कि इट हेल्प टू डिसाइड द मिनिमम वॉल्यूम, कम से कम कितना वॉल्यूम हमें लेना है वो हेल्प करता है डिसाइड करने में, और क्वांटिटी ऑफ मैटर टू गेट मीनिंगफुल रिजल्ट, ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो सही या फिर मीनिंगफुल आना चाहिए, है ना, ड्यूरिंग द मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। बेसिकली हमने कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें। देखो यहाँ तो क्या हो रहा था, मॉलिकुलर लेवल पे स्टडी हो रही थी माइक्रो में, ठीक है, जबकि मैक्रो के अंदर माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, एवरेज बिहेवियर ले रहे हैं। अब एवरेज बिहेवियर में हमको कैसे पता चलेगा कि कितना एवरेज लेना है हमें, क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, उसके लिए हमें कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम की ज़रूरत पड़ी। अब देखो ये कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम होता क्या है। देखिए अगर आप यहाँ देख पा रहे हो तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि कंटिन्यूम का मतलब क्या है, कि कंटिन्यूस, ठीक है, कंटी का मतलब कंटिन्यूस। अगर नुम के मतलब बात करें हम, नम का क्या होता है, मैटर, कंटिन्यूस मैटर होना चाहिए। तो यहाँ अगर हम पहले पॉइंट देखें तो क्या है हमारा, इन सॉलिड एंड लिक्विड कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूस कम्प्लीटली वैलिड। अब देखो यहाँ पर सॉलिड में, लिक्विड में कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूस वैलिड क्यों होता है, क्योंकि आप अगर सॉलिड की शेप देखें यहाँ पर, तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट होता है, देखो इस तरीके का, है ना, मॉलिक्यूल्स का सॉलिड के अंदर। और लिक्विड में थोड़े ज़्यादा थोड़े दूर दूर होते हैं, है ना। तो इनकी हम एवरेज बिहेवियर आसानी से ले सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं ना आसानी से, ठीक है, अरेंज होते हैं। जबकि अगर हम गैस की बात करें तो गैस में आपने देखा मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं और इधर उधर भागते रहते हैं, हमें नहीं पता किस तरीके से भागते रहते हैं, ठीक है ना। तो इसका एवरेज बिहेवियर हम नहीं ले सकते, बहुत कम मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमें नहीं पता कहाँ जा रहा है, किससे टक्कर मार रहा है। तो वही चीज़ है यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड में कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूस वैलिड रहता है, ठीक है। सेकंड बात करें, व्हाट इन गैस ड्यू टू मोर रैंडमनेस कॉन्सेप्ट। गैस में मैंने क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे बहुत तेज़ी से इधर उधर भागते हैं ना, बहुत कम होते हैं, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, व्हाट इन गैस। अगर हम गैस की बात करें, ड्यू टू मोर रैंडमनेस कॉन्सेप्ट, ज़्यादा रैंडमनेस है, ठीक है, गैस के अंदर, कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूस नीड टू चेक बाय नोट्स एंड नंबर। इसीलिए हम कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूस गैस के अंदर नोट्स एंड नंबर से डिसाइड करते हैं। अब ये नट्स एंड नंबर क्या होता है, नोट्स एंड नंबर क्या होता है, उसके बारे में हमें पता चलेगा। देखो एक चीज़ और अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, मैटर इज कंटिन्यूस देयर इज नो गैप वॉइड्स। कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूस के अंदर एक पॉइंट और लिख सकते हैं हम, क्या, कि जो भी हमारा मैटर होगा वो कंटिन्यूस फॉर्म में होना चाहिए, कोई वर्ड्स गैप नहीं होना चाहिए। अब गैप का मतलब क्या है, मान लो हमें ये सिस्टम हमारा, अब इस सिस्टम की हम स्टडी कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स हमारे पास प्रेजेंट है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर गैप आ गया, नहीं, कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं यहाँ से आया फिर इस तरीके से गैप में गया, इस तरीके से स्टडी हो रही, नहीं, कंटिन्यूस फॉर्म में होना चाहिए मैटर जो भी हो हमारा, तो वो होता है कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम। आई होप आपको समझ आया होगा हम किस तरीके से बात कर रहे हैं इसमें। अब हाँ, गैस की अगर हम बात करें, गैस का कैसे डिसाइड होता है, नट्स एंड नंबर से। अब ये नट्स एंड नंबर क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। देखिए नट्स एंड नंबर किस तरीके से निकलता है कि मीन फ्री पाथ ऑफ एटम, ये पेपर में पूछ लिया जाता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखो मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, मीन फ्री पाथ ऑफ एटम अपॉन करेक्टरिस्टिक डायमेंशन ऑफ सिस्टम, ये नट्स एंड नंबर का फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों देखो मीन फ्री पाथ कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए। मीन फ्री पाथ की अगर हम बात करें, मान लो हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स है, एक ये मॉलिक्यूल्स है, एक ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल, हमने 4 मॉलिक्यूल ले लिए। अब देखो यहाँ से यहाँ टक्कर मार रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है ना, ये आपस में टकरा रहे हैं ना, तो इन्हीं का हम एवरेज ले लेते हैं, तो वो मीन फ्री पाथ होती है, मीन फ्री पाथ बोलते हैं उसको। तो देखिए y बराबर क्या होगा, y1 + y2 + y3, है ना, yn तक और अपॉन n, ये क्या है, मीन फ्री पाथ अपनी, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखने क्या है, सिंपल सा नट्स एंड नंबर में, कि अगर के एन जो नट्स एंड नंबर है हमारा लेस देन 0.001 आ गया तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूस वैलिड, तो कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम क्या है, वैलिड है, हम उसमें लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर नट्स एंड नंबर की वैल्यू बढ़ ज़्यादा आती है 0.01 से, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम नॉट वैलिड हम नहीं लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमको पता चलता है कि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में कितनी क्वांटिटी में लेते हैं हम लोग एवरेज बिहेवियर मॉलिक्यूल्स का, जबकि यहाँ पर मॉलिक्यूलर लेवल में स्टडी होती है। दोस्तों यही कुछ बातें थी मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के अंदर। पूरे थर्मोडायनेमिक में हम इसी बेस पे हम स्टडी करते हैं। तो दोस्तों आगे आने वीडियो में हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल लगी हो, तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।